दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, चैनल पे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़रूर बताएं आपको मेरा कहानी कैसा लग रहा है। धन्यवाद। कार कुछ देर बाद शहर के सबसे बड़े कॉर्पोरेट एरियाज में से एक में पहुंच गई। चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी। सड़क पर महंगी कार्स की आवाजाही थी और हर तरफ एक अलग ही कॉर्पोरेट माहौल नजर आ रहा था। अर्नव ने कार की स्पीड थोड़ी कम की और सामने देखते हुए कहा, वही है। काशवी ने अनमने ढंग से खिड़की के बाहर देखा। सामने एक बेहद खूबसूरत और विशाल ग्लास बिल्डिंग खड़ी थी। पूरी बिल्डिंग कांच से बनी हुई थी और उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सिंघानिया ग्रुप। नाम देखते ही काशवी का चेहरा जैसे अचानक सफेद पड़ गया। उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। उसकी उंगलियां अनजाने में अपनी फाइल पर कस गईं। अर्नव, उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। अर्नव ने उसकी तरफ देखा। हम, काशवी ने बिल्डिंग से नजरें हटाए बिना पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? अर्नव कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर हैरानी से बोला, क्यों का मतलब? अपने काम से आए हैं। काशवी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अर्नव ने भौहें सिकोड़ ली। क्या नहीं बताया? काशवी की आवाज थोड़ी कांप गई। कि हमें सिंघानिया ग्रुप से ये डील मिली है। अर्नव कुछ पल उसे देखता रहा। काशवी, तुम कैसी बातें कर रही हो? उसने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स मैंने तुम्हें दिए थे। उसमें कंपनी का नाम साफ साफ लिखा हुआ था। काशवी कुछ नहीं बोली। उसे याद आया कि अर्नव ने सच में उसे डॉक्यूमेंट्स दिए थे। लेकिन उस वक्त उसने बस प्रोजेक्ट की टर्म्स और डिजाइन्स पर ध्यान दिया था। उसने कंपनी का नाम देखा ही नहीं था। अर्नव ने आगे कहा, और वैसे भी सिंघानिया ग्रुप से डील मिलना किसी ड्रीम से कम नहीं है। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। हम जैसे छोटे स्टूडियो के लिए ये बहुत बड़ा मौका है काशवी। लेकिन काशवी उसकी बात सुन ही कहाँ रही थी। उसकी नजरें सामने उसी बिल्डिंग पर टिकी थी। सिंघानिया ग्रुप, इस नाम ने उसके अंदर 2 साल पुराना तूफान फिर से जगा दिया था। उसके सामने एक चेहरा घूम गया। शिवाय, उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसकी मुस्कान, और फिर वही आखिरी दिन, जिसके बाद दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया था। काशवी ने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। अर्नव ने उसकी बेचैनी को सिर्फ नर्वसनेस समझा। मुझे पता है इतने बड़े कंपनी में पहली बार काम करने से तुम्हें थोड़ा नर्वस फील हो रहा होगा, उसने रियश्योरिंग टोन में कहा। लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर मुस्कुराते हुए बोला, और सिर्फ मुझे नहीं, ऑफिस में बैठे हर एक इंसान को तुम पर भरोसा है। तभी तो सबने तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए चुना है। काशवी ने उसकी तरफ देखा। अर्नव की आंखों में उसके लिए सच्चा विश्वास था। वह उसे निराश नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने हल्का सा सिर हिला दिया। हाँ, लेकिन उसके मन में एक अलग ही बात चल रही थी। बात इतनी बड़ी कंपनी की नहीं है अर्नव, उसने मन ही मन कहा। उसकी नजर फिर उस विशाल बिल्डिंग पर चली गई। बात है उस इंसान की, जो इस कंपनी का मालिक है। उसकी धड़कन तेज हो गई। बात है शिवाय सिंघानिया की। काशवी ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। उसने खुद को समझाया, नहीं, मुझे स्ट्रॉन्ग रहना होगा। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट है। मैं यहाँ अपने काम के लिए आई हूँ। मुझे अपने अतीत को अपने सामने नहीं आने देना है। लेकिन दिल ने धीरे से सवाल किया, अगर शिवाय तुम्हारे सामने आ गया तो? काशवी के हाथ ठंडे पड़ गए। उसे इस सवाल का जवाब नहीं पता था। अर्नव ने कार पार्किंग एरिया में रोक दी। चलो, पहुंच गए। काशवी ने धीरे से दरवाजा खोला। कार से बाहर निकलते हुए उसने एक बार फिर उस विशाल बिल्डिंग की तरफ देखा। कांच की दीवारों में उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। लेकिन उस प्रतिबिंब के पीछे उसे अपना पुराना अतीत नजर आ रहा था। वह खुद से बस इतना कह पाए, काश आज वो मेरे सामने ना आए। और शायद किस्मत को यही मंजूर नहीं था, क्योंकि उसी वक्त सिंघानिया ग्रुप की उसी बिल्डिंग की एक ऊपरी मंजिल पर शिवाय सिंघानिया भी उसी प्रोजेक्ट की फाइल्स देख रहा था। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि जिस डिजाइनर का इंतजार उसकी कंपनी कर रही है, वह वही लड़की है जिसका नाम आज भी उसके दिल में सबसे गहराई से लिखा हुआ है। अर्नव और काशवी कार से बाहर निकलकर कुछ पल वहीं खड़े रहे। काशवी ने एक बार फिर सामने खड़ी सिंघानिया ग्रुप की विशाल बिल्डिंग को देखा। उसने मन ही मन खुद को समझाया, काशवी, तुम यहाँ अपने काम के लिए आए हो। सिर्फ काम। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उसने अपनी उंगलियों को हल्का सा दबाया और फिर अपने चेहरे पर प्रोफेशनल एक्सप्रेशन ले आई। अर्नव ने उसे देखा तो मुस्कुराकर कहा, रेडी? काशवी ने गहरी सांस ली। हाँ। दोनों बिल्डिंग के एंट्रांस की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, सामने का विशाल रिसेप्शन एरिया देखकर काशवी एक पल के लिए रुक गई।
चमचमाता मार्बल फ्लोर, ऊंची सीलिंग, बड़ी ग्लास वॉल्स और सामने लगा सिंघानिया ग्रुप का लोगो। हर चीज में एक अलग ही रुतबा था। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उन्हें देखते ही पूछा, गुड मॉर्निंग, हाउ मे आई हेल्प यू? अर्नव ने आगे बढ़कर कहा, गुड मॉर्निंग, वी आर फ्रॉम ARVYN स्टूडियो, वी आर हियर रिगार्डिंग द फैशन इवेंट प्रोजेक्ट। रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर पर डिटेल्स चेक की। मिस्टर अर्नव एनएम्स, काशवी। अर्नव ने सिर हिलाया। यस, प्लीज वेट फॉर ए मोमेंट, समवन विल कम टू एस्कॉर्ट यू। थैंक यू। दोनों सामने रखे सोफा पर बैठ गए। काशवी चुप थी। उसकी नजर बार बार लिफ्ट की तरफ जा रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। अर्नव ने धीरे से पूछा, काशवी, आर यू ओके? हाँ, तुम बहुत नर्वस लग रही हो। काशवी ने हल्की मुस्कान दी। बस, नया माहौल है। अर्नव ने सिर हिलाया। रिलैक्स, सब अच्छा होगा। उसी वक्त लिफ्ट का दरवाजा खुला। एक एम्प्लॉय तेज कदमों से उनकी तरफ आया। मिस्टर अर्नव, यस, सर हैज आस्क्ड यू टू कम अपस्टेयर्स। अर्नव उठ गया। श्योर। फिर उसने काशवी की तरफ हाथ बढ़ाया। चलो। काशवी ने अपना बैग उठाया और उसके पीछे चल दी। उधर सिंघानिया ग्रुप की टॉप फ्लोर पर शिवाय अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसके सामने प्रोजेक्ट की पूरी फाइल खुली हुई थी। अंश उसके सामने खड़ा था। सब अरेंजमेंट हो गया है? शिवाय ने बिना नजर उठाए पूछा। डिजाइनर आ गए? अंश ने कहा। हाँ। शिवाय ने फाइल बंद की। उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में भेज दो। ओके। अंश मुड़कर जाने लगा। तभी शिवाय ने अचानक पूछा, अंश जी, कौन आया है? अंश ने जवाब दिया, ARVYN स्टूडियो से मिस्टर अर्नव और उनकी टीम से एक डिजाइनर। शिवाय ने बस सिर हिला दिया। फाइन, तुम सब मीटिंग हैंडल कर लो, मुझे US का प्रोजेक्ट देखना है। ओक शिवाय, इतना बोल। अंश बाहर निकल गया। शिवाय अपनी चेयर से उठा और विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे शहर की बिल्डिंग्स बहुत छोटी दिखाई दे रही थी। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। पता नहीं क्यों, आज उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। कुछ ही देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला। अर्नव और काशवी बाहर निकले। एक एम्प्लॉय उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ लेकर जा रहा था। काशवी के कदम धीरे धीरे भारी होने लगे। उसके दिल में बार बार एक ही आवाज गूंज रही थी, अगर वो सामने आ गया तो। उसने अपनी आंखें बंद करके एक पल के लिए सांस रोकी, फिर खुद को संभाला। प्रोफेशनल रहना है, वह मन ही मन बोली। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा उनके सामने था। एम्प्लॉय ने दरवाजा खोला। प्लीज कम इन। अर्नव अंदर चला गया। काशवी ने एक गहरी सांस ली और उसके पीछे अंदर कदम रखा। कमरे के सामने रखी बड़ी ग्लास विंडो से आती रोशनी पूरे रूम में फैल रही थी। लेकिन कमरे में मौजूद एक व्यक्ति को देखते ही काशवी के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखें फैल गईं, सांस जैसे सीने में अटक गई। सामने काले फॉर्मल सूट में खड़ा था रुद्राक्ष सिंघानिया बैठा था। उसके दाईं तरफ सागर और दूसरी तरफ अभय बैठे थे। वहीं अंश भी अपनी लैपटॉप पर प्रोजेक्ट की डिटेल्स देख रहा था। चारों के चेहरे पर बिल्कुल प्रोफेशनल एक्सप्रेशंस थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें काशवी से मिलकर कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। लेकिन असलियत कुछ और थी। रुद्राक्ष मन ही मन खुशी से चिल्ला रहा था। फाइनली सागर भी अपने मन में जैसे डांस कर रहा था। प्लान काम कर गया। अभय का भी यही हाल था। वह मुश्किल से अपनी मुस्कान रोक पा रहा था। आखिरकार काशवी ही इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाली थी। मतलब अगले 1 महीने तक काशवी और शिवाय का आमना सामना होने वाला था। रुद्राक्ष ने एक नजर सागर और अभय की तरफ देखा। दोनों ने बहुत हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन चेहरे पर प्रोफेशनल सीरियसनेस बनी रही। काशवी को उनकी इन छोटी छोटी हरकतों का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वह अभी भी अपने मन में उलझी हुई थी। एक तरफ उसे राहत थी कि शिवाय इस मीटिंग में नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या परेशान। अगर शिवाय सामने नहीं आया तो शायद वह आराम से अपना काम कर पाएगी, लेकिन दिल के किसी कोने में वह ये भी चाहती थी कि एक बार वह उसे देख ले, बस एक बार। काशवी ने तुरंत अपने मन को डांटा, तुम पागल हो गई हो क्या? जिस इंसान से दूर रहने के लिए तुमने 2 साल खुद को संभाला, आज उसी को देखने की इच्छा क्यों हो रही है? उसने गहरी सांस ली और अपना ध्यान सामने रखी फाइल पर लगा दिया। मीटिंग लगभग खत्म हो चुकी थी। अर्नव ने जैसे ही फाइनल प्रेजेंटेशन बंद की, उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आने लगी। थैंक यू मिस्टर सिंघानिया, रुद्राक्ष ने प्रोफेशनल स्माइल के साथ कहा। यू आर वेलकम। अर्नव ने काशवी की तरफ देखा, फिर रुद्राक्ष से कहा, मिस्टर सिंघानिया, ये काशवी है, प्रोजेक्ट को यही लीड करेगी।
काशवी तुरंत सीधी होकर बैठ गई। हेलो मिस्टर सिंघानिया। रुद्राक्ष ने उसे देखा। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए भावुकता आई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। हेलो एम्स। काशवी, सागर और अभय चुपचाप सब देख रहे थे। रुद्राक्ष ने प्रोजेक्ट फाइल उठाए और शांत आवाज में कहा, ओके मिस्टर अर्नब। फिर उसने काशवी की तरफ देखा। लेकिन आप जानते हैं ना कि जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता, आपके एम्प्लॉय को यही सिंघानिया ग्रुप से काम करना होगा। अर्नब ने तुरंत सिर हिलाया। यस मिस्टर सिंघानिया, उसने कॉन्फिडेंटली कहा। हमने टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़े हैं और हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुद्राक्ष ने सिर हिलाया। गुड। फिर उसने काशवी की तरफ देखा। एम्स। काशवी, मुझे उम्मीद है कि आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। काशवी ने कुछ पल के लिए रुद्राक्ष की तरफ देखा। फिर उसने शांत आवाज में कहा, नो सर। लेकिन उसके अंदर जैसे तूफान चल रहा था। 1 महीना, पूरे 1 महीने तक इसी बिल्डिंग में और इस कंपनी में शिवाय भी था। उसे नहीं पता था कि वह खुद को कैसे संभालेगी। रुद्राक्ष ने उसकी आंखों में छिपी बेचैनी देख ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था। ये उन दोनों की जिंदगी में 2 साल बाद आया पहला मौका था एक दूसरे के सामने खड़े होने का। मीटिंग खत्म हुई। अर्नब अपनी फाइल समेटते हुए काफी खुश नजर आ रहा था। काशवी, आई थिंक एवरीथिंग वेंट रियली वेल। काशवी ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, अर्नब ने कहा, अब हमें कल से पूरी तैयारी के साथ काम शुरू करना है। काशवी ने सिर हिला दिया। ऑफ कोर्स। ओक मिस्टर सिंघानिया, कल से काशवी प्लान के अकॉर्डिंग काम शुरू कर देगी। रुद्राक्ष ने हाँ में सिर हिलाया। अर्नब और काशवी वहां से निकल गए। रुद्राक्ष ने उन्हें जाते हुए देखा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सागर ने तुरंत अपनी कुर्सी से पीछे होकर लंबी सांस छोड़ी। भाई, अभय ने धीरे से कहा, मैं तो बस 5 मिनट और प्रोफेशनल बना रहता तो यहीं बेहोश हो जाता। सागर हंसी रोकते हुए बोला, प्लान सक्सेसफुल। रुद्राक्ष के चेहरे पर भी आखिरकार मुस्कान आ गई। अब बस देखते हैं, उसने धीरे से कहा। शिवाय और काशवी कब तक एक दूसरे से भागते हैं। लेकिन उसी वक्त कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर काशवी अचानक रुक गई। उसने अनजाने में पीछे मुड़कर उस बंद दरवाजे की तरफ देखा। उसका दिल फिर तेज धड़कने लगा। मीटिंग खत्म होने के बाद काशवी और अर्नब अपनी फाइल संभालते हुए कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकले। अर्नब के चेहरे पर अब भी खुशी थी। उसके लिए आज का दिन बहुत बड़ा था। उसकी मेहनत आखिरकार एक बड़े प्रोजेक्ट तक पहुंच चुकी थी। वहीं काशवी बिल्कुल शांत थी। वह जितनी जल्दी हो सके इस बिल्डिंग से बाहर निकलना चाहती थी। दोनों धीरे धीरे कॉरिडोर से होते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़े। अर्नब ने चलते चलते कहा, काशवी, ऑनेस्टली आज का मीटिंग बहुत अच्छा गया। मुझे लग रहा है हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा करेगा। काशवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, उम्मीद तो है। लेकिन उसके मन में अभी भी वही नाम गूंज रहा था, शिवाय। वह पूरे मीटिंग में सामने नहीं आया था। शायद यही अच्छा था। अगर वह सामने आ जाता तो शायद काशवी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती। दोनों लिफ्ट में पहुंचे। लिफ्ट नीचे की तरफ जाने लगी। काशवी ने अपनी नजरें बंद कर ली और मन ही मन खुद से कहा, बस अब घर जाना है। आज का दिन खत्म। लेकिन उसे क्या पता था, आज का दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। उधर दूसरी तरफ शिवाय अपने कैबिन से निकल चुका था। उसके हाथ में फोन था और वह किसी इंपॉर्टेंट कॉल पर बात कर रहा था। हाँ, मुझे सारी डिटेल्स आज शाम तक चाहिए। उसकी आवाज हमेशा की तरह काम और ऑथोरिटेटिव थी। वह लिफ्ट से बाहर आया और बिल्डिंग के में एंट्रांस की तरफ बढ़ने लगा। और हाँ, मीटिंग को नेक्स्ट वीक तक पोस्टपोन कर दो। मैं अभी। वह बोलते बोलते अचानक रुक गया। उसकी नजर सामने चली गई। कुछ दूरी पर एक लड़की पार्किंग की तरफ जा रही थी। लंबे खुले बाल, हल्के रंग का फॉर्मल आउटफिट, हाथ में फाइल्स, और वह चाल जिसे शिवाय हजारों लोगों के बीच भी पहचान सकता था। उसकी आवाज अचानक रुक गई। फोन उसके हाथ में ही था। उसकी आंखें उस लड़की पर जम गईं। दिल ने जैसे एक पल के लिए धड़कना बंद कर दिया। काशवी। शिवाय की आंखें अविश्वास से फैल गईं। काशवी शब्द उसके होठों से बहुत धीमी आवाज में निकले। वह 2 साल बाद उसे देख रहा था। 2 साल, पूरे 2 साल उसने खुद को समझाया था कि वह उसे भूल चुका है। लेकिन आज उसे सामने देखते ही उसे एहसास हुआ कि शायद उसने कभी उसे भुलाया ही नहीं था। काशवी बिना पीछे देखे अर्नब के साथ पार्किंग की तरफ बढ़ती रही। शिवाय कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा। फिर अचानक उसने फोन कान से हटाया। मैं बाद में कॉल करता हूं। उसने बिना सामने वाले का जवाब सुने कॉल काट दिया। उसकी नजरें अभी भी काशवी पर थीं।
लेकिन अगले ही पल काशवी पार्किंग एरिया में चली गई और उसकी नजरों से ओझल हो गई। शिवाय ने तुरंत आसपास देखा, फिर वह तेजी से रिसेप्शन की तरफ बढ़ गया। रिसेप्शन पर बैठी लड़की अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी। शिवाय उसके सामने जाकर रुक गया। एक्सक्यूज मी, रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत ऊपर देखा, और जैसे ही उसकी नजर शिवाय पर पड़ी, वह घबरा गई। जी सर, शिवाय की आवाज गंभीर थी। वो लड़की यहाँ क्यों आई थी? रिसेप्शनिस्ट कुछ सेकंड समझ ही नहीं पाई कि वह किसकी बात कर रहे हैं। कौन सी लड़की, सर? शिवाय ने उसी दिशा में देखा जिधर से काशवी गई थी। अभी जो लड़की यहाँ से बाहर गई। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा थोड़ा डर गया। कंपनी का मालिक अचानक उससे इस तरह सवाल कर रहा था, इसलिए वह घबरा गई। लेकिन उसने खुद को संभाला और कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ चेक किया। फिर धीरे से बोली, सर, वो। शिवाय की नजरें उस पर टिक गईं। बोलो, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। सर, वो ARVYN स्टूडियो से आई है। शिवाय का चेहरा एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया। रिसेप्शनिस्ट ने आगे कहा, मिस्टर अर्नव के साथ आई थी। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, शी इज हियर एज अ डिजाइनर फॉर द प्रोजेक्ट। शिवाय की आंखों में जैसे तूफान उठ गया। डिजाइनर मतलब? काशवी अगले 1 महीने तक इसी बिल्डिंग में आने वाली थी। उसने धीमे से पूछा, नाम? रिसेप्शनिस्ट ने बिना किसी शक के जवाब दिया, काशवी। बस एक नाम, और शिवाय के अंदर 2 साल पुरानी सारी यादें एक साथ जाग उठी। उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे कस गईं। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह कुछ नहीं बोला, बस मुड़कर बाहर की तरफ देखने लगा, जहां कुछ सेकंड पहले काशवी खड़ी थी। वह जा चुकी थी, लेकिन इस बार वह उससे सिर्फ कुछ मीटर दूर नहीं गई थी, वह उसकी जिंदगी में दोबारा लौट आई थी। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, 2 साल बाद तुम फिर मेरे सामने आ गई, काशवी। उसकी आंखें नम होने लगी, लेकिन उसने तुरंत पलकों को झपकाकर उन आंसुओं को रोक लिया। फिर उसके चेहरे पर वही कठोरता लौट आए। 1 महीना, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तो अब मुझे तुम्हें हर दिन देखना पड़ेगा। पर उसके दिल में क्या चल रहा था बस उसे ही पता था। शिवाय कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसकी नजरें अब भी उस दिशा में थीं, जहां से काशवी कुछ देर पहले पार्किंग की तरफ गई थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। 2 साल तक उसने खुद को समझाया था कि काशवी अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज वह अचानक उसके सामने आ गई थी। और अब सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वह अगले 1 महीने तक इसी कंपनी में रहने वाली थी। शिवाय ने अपनी भावनाओं को दबाया और वहां से आगे बढ़ गया। उसने फोन निकाला और अंश को कॉल किया। कुछ ही सेकंड्स में दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ शिवाय। शिवाय ने बिना किसी भूमिका के कहा, डिजाइनर रूम को मेरे कैबिन के साइड वाले रूम में शिफ्ट कर दो। अंश कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे लगा शायद उसने ठीक से सुना नहीं। क्या? शिवाय की आवाज थोड़ी सख्त हुई। मैंने कहा डिजाइनर रूम मेरे कैबिन के साइड में शिफ्ट करो। लेकिन अंश कुछ बोलते बोलते रुक गया। फिर उसने धीरे से पूछा, तुझे पता है डिजाइनर कौन है? फोन के दूसरी तरफ फिर कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। शिवाय ने आंखें बंद कर ली। उसे पता था, बहुत अच्छे से पता था, काशवी। लेकिन उसकी आवाज में कोई बदलाव नहीं आया। क्या फर्क पड़ता है? अंश चुप रहा। शिवाय ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे काम से मतलब है। अंश अभी भी कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि शिवाय की जिंदगी में काशवी का नाम कितना गहरा था, और अब शिवाय खुद उसे अपने कैबिन के ठीक पास बुला रहा था। यह सिर्फ काम के लिए था, या फिर शिवाय खुद भी नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा है। अंश कुछ कह पाता उससे पहले शिवाय ने कहा, बस जो कहा है वो कर दो। और बिना अंश के जवाब का इंतजार किए उसने कॉल काट दिया। फोन नीचे करते ही शिवाय कुछ पल बिल्कुल शांत खड़ा रहा। फिर उसने अपने कैबिन की तरफ देखा। उसके ठीक बगल वाला रूम अब काशवी का होने वाला था। उसने बहुत धीमे से खुद से कहा, काम से मतलब है। लेकिन उसके चेहरे पर आई हल्की सी बेचैनी उसके अपने शब्दों को झूठ साबित कर रही थी। क्योंकि अगर सच में उसे सिर्फ काम से मतलब होता, तो वह काशवी को अपने इतने करीब रखने का फैसला कभी नहीं करता। अंश कुछ सेकंड तक फोन को देखता रहा। शिवाय ने कॉल काट दिया था, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था। अगर उसे सच में सिर्फ काम से मतलब है, तो फिर डिजाइनर रूम अपने कैबिन के बिल्कुल पास क्यों करवाया? अंश हल्का सा मुस्कुराया, शिवाय, तुम खुद को कितना भी समझा लो, हमें तो सब दिख रहा है। लेकिन वह जानता था कि शिवाय से सीधे इस बारे में बात करना आसान नहीं होगा। कुछ ही देर बाद अंश ने फैसिलिटीज टीम को बुलाया। डिजाइनर का रूम शिफ्ट करना है।
एक एम्प्लॉय ने पूछा। सर, कौन सा रूम? अंश ने शिवाय के कैबिन के बगल वाले रूम की तरफ इशारा किया। यही वाला। एम्प्लॉय थोड़ा हैरान हुआ। लेकिन सर, ये तो सेओ कैबिन के सबसे पास है। अंश ने सामान्य आवाज में कहा। हाँ, यही इंस्ट्रक्शन है। ओके सर। कुछ ही मिनटों में रूम को तैयार करने का काम शुरू हो गया। एक बड़ी वर्किंग टेबल लगाई गई। डिजाइन बोर्ड्स के लिए खाली वॉल छोड़ी गई। फैब्रिक सैंपल्स रखने के लिए शेल्व्स लगाई गईं। और सबसे खास बात, इस रूम से शिवाय के कैबिन तक जाने वाला छोटा सा कनेक्टिंग दूर भी था, जिसे आमतौर पर सिर्फ सीनियर मैनेजमेंट इस्तेमाल करता था। अंश ने उस दूर को देखा और मन ही मन सोचा, ये तो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसे अब प्यास लग रही थी। अंश सीधे रुद्राक्ष के केबिन की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, रुद्राक्ष अपनी चेयर पर बैठा हुआ कुछ फाइल्स देख रहा था। अंश बिना कुछ कहे अंदर आया और सामने रखी चेयर पर बैठ गया। उसने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और एक ही बार में लगभग आधा पानी पी गया। रुद्राक्ष ने उसे देखते हुए भौहें उठाई। क्या बात है अंश? लगता है भाई तुमसे कुछ ज्यादा ही काम करवा रहे हैं। अंश ने ग्लास वापस रखते हुए लंबी सांस ली। तुम्हारे भाई से ज्यादा काम करवाने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही पूरी कंपनी को अपने हिसाब से घुमाते हैं। रुद्राक्ष हंसने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। नॉक नॉक, रुद्राक्ष ने कहा। कम इन। दरवाजा खुला और अंदर अभय और सागर आ गए। दोनों ने अंदर आते ही अंश को देखा। सागर ने मुस्कुराकर कहा, अरे अंश, तुम यहाँ? अभय ने भी चेयर खींचते हुए पूछा। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? अंश ने कुछ जवाब नहीं दिया। अभय ने आसपास नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर कुछ कर्मचारियों पर पड़ी जो कॉरिडोर में सामान लेकर जा रहे थे। वह तुरंत रुद्राक्ष की तरफ मुड़ा। एक मिनट, कंपनी में ये सामान शिफ्ट क्यों हो रहा है? रुद्राक्ष ने भी बाहर देखा। अभय ने आगे कहा, वो भी इस फ्लोर पर? उसने हैरानी से पूछा। यहाँ तो शिवाय और तुम्हारे अलावा किसी का कैबिन तक नहीं है। फिर कौन आ रहा है? सागर ने भी उत्सुकता से पूछा। हाँ, मैंने भी देखा है। ऊपर जाने के लिए इतने लोग क्यों लगे हुए हैं? अंश ने कुछ पल चुप रहने के बाद बहुत सामान्य आवाज में कहा। काशवी। बस एक नाम। और कमरे में जैसे अचानक सन्नाटा छा गया। रुद्राक्ष की आंखें फैल गईं। क्या कहा तुमने? अंश ने उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, ये सब काशवी के लिए हो रहा है। अभय और सागर ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ एक ऐसी खुशी थी जिसे वे किसी तरह छुपाने की कोशिश कर रहे थे। रुद्राक्ष अपनी चेयर से लगभग उठ ही गया। तुम सच कह रहे हो? हाँ, अंश ने कहा, और ये सब करने के लिए मुझे शिवाय ने ही कहा है। रुद्राक्ष कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर धीरे से बोला, मतलब शिवाय भैया ने खुद? अंश ने सिर हिलाया। हाँ। सागर ने तुरंत बात पकड़ ली। मतलब शिवाय भैया ने 18th फ्लोर वाले डिजाइनिंग रूम को सीधे 70th फ्लोर पर शिफ्ट करवा दिया। अंश ने कहा, एग्जैक्टली। सागर ने हैरानी से कहा, जबकि आज तक इस फ्लोर पर सिर्फ 2 कैबिन्स थे, एक शिवाय भैया का और दूसरा रुद्राक्ष भैया का। फिर उसने बाहर कॉरिडोर की तरफ देखते हुए कहा, और अब काशवी दीदी के लिए नया रूम बनवा दिया गया। अभय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। भाई खुद ही रास्ता बना रहे हैं। रुद्राक्ष ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, इस बार तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सागर से अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हुई। वह अचानक बोल पड़ा, मैं तो खुश हूं। हमें कुछ और प्लान करने की जरूरत ही नहीं है। अभय ने तुरंत उसका मुंह हाथ से बंद कर दिया। लेकिन देर हो चुकी थी। अंश ने धीरे धीरे अभय की तरफ देखा, फिर सागर की तरफ। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। कुछ और प्लान? कमरे में सन्नाटा। सागर की आंखें बड़ी हो गईं। अभय ने धीरे से अपना हाथ उसके मुंह से हटाया। रुद्राक्ष ने तुरंत बात संभालने की कोशिश की। अरे, वो बस ऐसे ही बोल रहा था। अंश ने रुद्राक्ष को घूर कर देखा। रुद्राक्ष, मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। रुद्राक्ष कुछ बोलता उससे पहले अंश ने गंभीर आवाज में कहा, और याद रखना, मैं शिवाय से कोई बात नहीं छुपाता। अभय ने धीरे से सिर झुका लिया। सागर ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। अंश ने दोनों को देखा। अब बताओ, कौन सा प्लान? कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। आखिरकार रुद्राक्ष ने लंबी सांस ली। ठीक है। उसने अंश को पूरी बात बतानी शुरू की। कैसे उन्होंने काशवी को प्रोजेक्ट लीड बनवाने की कोशिश की थी, कैसे उनका मकसद शिवाय और काशवी को फिर से आमने सामने लाना था, और कैसे वे चाहते थे कि दोनों को एक दूसरे से बात करने का मौका मिले। अंश पूरी बात चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने अपना माथा पकड़ लिया। अंश कुछ देर तक चारों को देखता रहा।
उसके चेहरे पर अभी भी हल्की नाराजगी थी, लेकिन अंदर से वह भी जानता था कि रुद्राक्ष, अभय और सागर की बात पूरी तरह गलत नहीं थी। वह शिवाय को सालों से जानता था। उसने अपने बॉस को बिजनेस में जीतते हुए देखा था, मुश्किल फैसले लेते हुए देखा था, हर किसी के सामने मजबूत बनते हुए देखा था। लेकिन उसने शिवाय को अकेले में टूटते हुए भी देखा था। 2 साल पहले जो कुछ हुआ था, उसके बाद शिवाय पहले जैसा नहीं रहा था। वह पहले भी कम बोलता था, लेकिन अब उसकी खामोशी में एक अलग ही दर्द था। अंश ने धीरे से सांस छोड़ी। ठीक है। तीनों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रुद्राक्ष ने पूछा, मतलब? अंश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मतलब मैं भी तुम्हारे इस प्लान का हिस्सा हूं। सागर के चेहरे पर तुरंत बड़ी सी मुस्कान आ गई। सीरियसली? हाँ। अभय ने राहत की सांस ली। मुझे लगा था तुम हमें शिवाय के पास जाकर कंप्लेन कर दोगे। अंश हंसते हुए बोला, कर भी सकता था। फिर उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। लेकिन सच कहूं तो दिल से मैं भी यही चाहता हूं कि शिवाय खुश रहे। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। अंश ने धीमी आवाज में कहा, मैंने उसे बहुत करीब से देखा है। वो जितना लोगों को दिखाता है कि उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, असल में उतना ही ज्यादा फर्क पड़ता है। रुद्राक्ष ने सिर झुका लिया। अंश ने आगे कहा, अगर काशवी उसके लिए सच में खुशी है, तो मैं नहीं चाहता कि वो दोनों सिर्फ किसी गलतफहमी या पुराने दर्द की वजह से पूरी जिंदगी एक दूसरे से दूर रहें। अभय ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर ऑफिशियली तुम हमारे साथ हो? अंश ने हाथ आगे बढ़ाया। हाँ। रुद्राक्ष ने तुरंत उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। फिर अभय और सागर ने भी अपने हाथ उनके ऊपर रख दिए। सागर ने उत्साह में कहा, ऑपरेशन शिवाय काशवी ऑफिशियली शुरू। अंश हंस पड़ा। बस ध्यान रखना, कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे शिवाय को शक हो जाए। रुद्राक्ष ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, इस बार सब कुछ नेचुरली होगा। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, और सबसे अच्छी बात यह है कि शिवाय ने खुद काशवी का रूम अपने कैबिन के पास करवाया है। सागर ने तुरंत कहा, मतलब आधा काम तो भाई ने खुद ही कर दिया। अंश ने भी पहली बार खुलकर मुस्कुराते हुए कहा, अब देखते हैं 2 साल से बंद ये कहानी दोबारा शुरू होती है या नहीं। चारों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। लेकिन उसी वक्त बाहर कॉरिडोर में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। सभी की नजर दरवाजे की तरफ चली गई। अंश की मुस्कान गायब हो गई। शायद शिवाय आ गया। चारों तुरंत सीरियस हो गए, क्योंकि अब उन्हें अपने प्लान का एक एक कदम बहुत संभल कर उठाना था। दूसरी तरफ समुद्र के उस पार एक अनजान देश में रात अपने सबसे खतरनाक रूप में उतर चुकी थी। शहर से काफी दूर एक सुनसान इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। बाहर से देखने पर वह कई सालों से वीरान लगती थी, लेकिन उसके अंदर हर चीज ये साबित कर रही थी कि यहाँ कोई ऐसा इंसान रहता है जिसके नाम से बड़े बड़े लोग भी डरते हैं। हवेली के अंदर सिर्फ एक कमरे में रोशनी थी, वह भी पूरी नहीं। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था और बीच में रखी एक भारी सी चेयर पर करीब 50 साल का एक आदमी बैठा हुआ था। उसका चेहरा अंधेरे में पूरी तरह छिपा हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें हल्की रोशनी में दिखाई दे रही थी। सामने 2 आदमी सिर झुकाए खड़े थे। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कमरे में कुछ पल तक बिल्कुल खामोशी रही। फिर अंधेरे में बैठे आदमी की भारी आवाज गूंजी, क्या हुआ? दोनों आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ खबर मिली? इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा सख्त थी। सामने खड़े आदमी ने हिम्मत करके कहा, बॉस, हमने पूरी कोशिश की, मुझे कोशिश नहीं चाहिए। उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। मुझे रिजल्ट चाहिए, आदमी ने जल्दी से कहा। जी बॉस। कुछ पल रुककर वह बोला, हमें लगा था किंग के जाने के बाद सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। अंधेरे में बैठे आदमी की उंगलियां चेयर के आर्मरेस्ट पर धीरे धीरे चलने लगी। वह चुपचाप सुनता रहा। सामने वाला आदमी आगे बोला, लेकिन उसकी आवाज कांपने लगी। लेकिन सिचुएशन वैसी नहीं हुई जैसी हमने सोची थी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। वो अभी भी एक्टिव है। अंधेरे में बैठे आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। कौन? सामने खड़ा आदमी कुछ बोलने ही वाला था। बॉस, हम नहाए। गोली चलने की आवाज से पूरा कमरा कांप उठा। सामने खड़ा आदमी वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली रह गईं। दूसरा आदमी डर के मारे पत्थर बन गया। उसने अपने सामने पड़े साथी को देखा और फिर धीरे धीरे उस आदमी की तरफ देखा, जो अभी चेयर पर बिल्कुल शांत बैठा था। उसके हाथ में गन थी। उसने बिना किसी भाव के गन नीचे रख दी। फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, इतनी मेहनत मैंने इस दिन के लिए नहीं की थी। उसने अंधेरे में सामने पड़े शव की तरफ देखा, कि एक दिन मुझे ये सुनना पड़े। उसकी आवाज में गुस्सा बढ़ता गया, कि मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है।
दूसरा आदमी कांपते हुए बोला, बॉस, हमें एक और मौका। वह आदमी हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी। तुम्हें लगता है मेरे पास देने के लिए मौके बचे हैं? दूसरा आदमी तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। प्लीज बॉस। अंधेरे में बैठे आदमी ने उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड तक वह उसे घूरता रहा, फिर बोला, उसे उठाओ। आदमी ने चौंक कर पूछा, किसे? जिसे अभी मारा है। वह घबराकर जमीन पर पड़े आदमी की तरफ देखने लगा। और ध्यान से सुनो। अंधेरे में बैठे आदमी की आवाज अब बेहद धीमी थी। किंग चला गया है, लेकिन उसका खेल खत्म नहीं हुआ। दूसरे आदमी की सांस अटक गई। और जब तक उसका आखिरी पत्ता मेरे हाथ में नहीं आता। उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कुछ सेकंड बाद उसने आंखें खोली। उन आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, बदला। ढूंढो उसे, किसी भी कीमत पर। आदमी ने सिर झुका दिया। जी बॉस। वह जल्दी से शव को उठाने लगा। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में फिर वही अंधेरा छा गया। वह 50 साल का आदमी अकेला रह गया। उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर पर उसकी उंगलियां ठहर गईं। उसने तस्वीर को देखते हुए बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हें लगा था सब खत्म हो गया। उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आई। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। अंधेरे कमरे में कुछ देर तक सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती रही। वह 50 साल का आदमी अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके सामने रखी छोटी सी टेबल पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। उसने धीरे से वह तस्वीर उठाई। तस्वीर में एक परिवार था। एक ऐसा परिवार जिसके चेहरे पर कभी बेफिक्री और खुशियां हुआ करती थी। उस आदमी की उंगलियां तस्वीर पर मौजूद एक चेहरे पर जाकर रुक गईं। उसकी आंखों में अचानक नफरत की आग जल उठी। वह बहुत धीमी आवाज में बोला, किंग। कुछ पल वह तस्वीर को देखता रहा। फिर उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आई। तुम नहीं रहे, लेकिन तुम्हारी यादें अभी भी जिंदा हैं। उसने तस्वीर को अपनी आंखों के करीब किया। तुम हमेशा खुद को सबसे ताकतवर समझते थे। उसकी आवाज में पुरानी दुश्मनी साफ झलक रही थी। तुम्हें लगता था कि तुमसे सब कुछ छीना नहीं जा सकता। वह हल्का सा हंसा। लेकिन जिंदगी ने तुम्हें भी वहीं लाकर खड़ा कर दिया, जहां बाकी सब खड़े होते हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने तस्वीर को टेबल पर रख दिया। फिर कुर्सी पर पीछे टिकते हुए बोला, किंग, तुम ना सही। उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई। तुम्हारे बच्चे ही सही। कमरे का माहौल अचानक और भारी हो गया। उसने सामने रखी दूसरी फाइल खोली। उसमें कुछ तस्वीरें थीं। एक एक करके उसने तस्वीरों पर नजर डाली। उसकी उंगलियां एक तस्वीर पर जाकर रुक गईं। सुना है, उसने तस्वीर को देखते हुए कहा, तुम अपने साथ सिर्फ अपनी लाडली बेटी को ही ले गए। उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, बल्कि एक ठंडी मुस्कान थी। लेकिन तुम्हारे 2 बेटे। उसने अगली तस्वीर उठाई। और तुम्हारे भाई के 3 बच्चे। एक एक करके तस्वीरों को देखते हुए वह बोला, अभी भी यही है। उसने सभी तस्वीरें एक साथ टेबल पर रख दी। तुमने शायद सोचा होगा कि तुम्हारे जाने के बाद वो सुरक्षित रहेंगे। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, लेकिन तुम मुझे इतने सालों से जानते हुए भी मेरी ताकत भूल गए, किंग। उसकी मुट्ठी धीरे धीरे कस गई। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि तुमने मुझे खत्म समझ लिया। वह उठकर कमरे की बड़ी खिड़की के पास चला गया। बाहर पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। उसने धीरे से कहा, तुम फिक्र मत करो। कुछ पल के लिए वह रुका। फिर उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। जल्द ही उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। मैं सबको तुम्हारे पास भेज दूंगा। उसने अपनी मुट्ठी में पकड़ी तस्वीर को देखा, एक एक करके। फिर उसने तस्वीर को वापस फाइल में रख दिया। तुम्हारा परिवार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत था। वह पलटा, और अब वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा। तभी कमरे के बाहर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। नॉक नॉक। वह आदमी तुरंत शांत हो गया। कम इन। दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया और सिर झुकाकर बोला, बॉस, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है। 50 साल के आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। क्या? वह आदमी कुछ पल झिझका। किंग के बच्चों में से एक की लोकेशन हमें मिल गई है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। उस 50 साल के आदमी के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान लौट आए। कौन? सामने खड़ा आदमी सिर झुकाकर बोला, शिवाय सिंघानिया। अंधेरे कमरे में बैठे आदमी की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तो आखिरकार। वह मुस्कुराया। पहला शिकार खुद मेरे सामने आ गया। सामने खड़ा आदमी सिर झुकाए खड़ा रहा। बॉस, क्या हमें उसे? नहीं। उस आदमी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। इतनी जल्दी नहीं। वह धीरे धीरे अपनी चेयर से उठा और टेबल पर रखी फाइल्स के पास जाकर खड़ा हो गया।
उसने शिवाय की तस्वीर को उठाया। कुछ पल तक उसे गौर से देखता रहा। शिवाय सिंघानिया, उसने नाम को जैसे चखते हुए दोहराया। किंग का बेटा। फिर उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आई। तुम्हारे पिता ने मेरी जिंदगी से बहुत कुछ छीना था। उसकी आंखों में पुराना गुस्सा उभर आया। लेकिन अब मैं तुम्हारे परिवार से वही सब छीनूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। सामने खड़े आदमी ने पूछा, बॉस, आगे क्या करना है? उसने शिवाय की तस्वीर वापस टेबल पर रख दी। अभी सिर्फ नजर रखो। जी, उसकी हर मूवमेंट की खबर मुझे चाहिए। जी, बॉस। वह कुछ पल चुप रहा। फिर जैसे अचानक उसे कुछ याद आया। और उसके आसपास कौन कौन है? बॉस, अभी तक बस इतना ही पता चला है। उधर भारत में उसी समय सिंघानिया ग्रुप की 70वीं मंजिल पर काम शुरू हो चुका था। काशवी अपने नए वर्कस्पेस में खड़ी थी। उसने धीरे धीरे पूरे कमरे पर नजर डाली। सामने बड़ा सा डेस्क था। एक तरफ डिजाइन बोर्ड्स के लिए जगह थी और दूसरी तरफ फैब्रिक्स और सैंपल्स रखने के लिए शेल्व्स। लेकिन उसकी नजर बार बार एक ही जगह जा रही थी। कमरे के बाहर लगे ग्लास पैनल के पार शिवाय का कैबिन था। काशवी ने अनजाने में अपनी सांस रोक ली। इतना पास, उसने खुद से फुसफुसा कर कहा। तभी पीछे से आवाज आई, एम्स। काशवी। वह तुरंत पलटी। अंश खड़ा था। जी, अंश ने मुस्कुराते हुए कहा। रूम ठीक है? काशवी ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, बहुत अच्छा है। अंश ने कुछ पल उसे देखा। उसके मन में आया कि वह उसे बता दे कि यह रूम शिवाय ने खुद शिफ्ट करवाया है। लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। शो। अंश मुड़कर जाने लगा। तभी उसने एक बार पीछे देखा। काशवी अपने डेस्क पर रखी फाइल्स खोल चुकी थी। अंश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अब देखना शिवाय, तुम कब तक कहोगे कि तुम्हें सिर्फ काम से मतलब है? काशवी अपने नए वर्कस्पेस में पूरी तरह काम में डूबी हुई थी। उसके सामने मैनेकिन पर एक नई ड्रेस लगी हुई थी। वह एक एक डिटेल को ध्यान से चेक कर रही थी। फैब्रिक की फॉल, स्लीव की फिनिशिंग, नेकलाइन की स्टिचिंग और वेस्ट पर लगी डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी। उसके हाथ में मेजरिंग टेप था और दूसरी तरफ कुछ नोट्स रखे हुए थे। वह पूरी तरह अपने काम में खो चुकी थी। अगर यहाँ थोड़ा फैब्रिक कम कर दें तो फॉल और बेटर आएगी। वह खुद से बुदबुदाए और तुरंत अपने स्केच पर कुछ लिखने लगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कमरे के बाहर कोई खड़ा होकर उसे देख रहा है। कुछ देर पहले ही शिवाय अपने कैबिन में आया था। लेकिन जैसे ही उसने ग्लास वॉल के पार काशवी को देखा, उसके कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ गए। वह खुद भी नहीं समझ पाया कि आखिर वह उसके कमरे की तरफ क्यों जा रहा है। 2 साल तक उसने खुद को काशवी से दूर रखा था। लेकिन आज उसके सामने वही लड़की थी। वही काशवी, बस पहले से थोड़ी बदल गई थी। उसके चेहरे पर पहले वाली मासूमियत थी, लेकिन अब उसमें एक मैच्योरिटी भी थी। शिवाय धीरे धीरे उसके वर्कस्पेस के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खुला था। वह वहीं रुक गया। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। बस दरवाजे पर खड़ा होकर उसे देखने लगा। काशवी को अभी भी उसकी मौजूदगी का पता नहीं था। वह ड्रेस की स्लीव को हाथ से ठीक करते हुए बोली, परफेक्ट, बस यहाँ स्टिचिंग थोड़ी क्लीन करनी होगी। शिवाय की नजर उसके चेहरे पर टिक गई। उसके मन में अचानक 2 साल पुरानी एक याद कौंध गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो वहां से चला गया। शिवाय तेज कदमों से अपने केबिन में वापस आया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन असल में वह गुस्सा किसी और पर नहीं, खुद से था। 2 साल बाद काशवी को सामने देखकर उसके अंदर दबे सारे जज्बात अचानक बाहर आने लगे थे। उसने अपनी चेयर पीछे खींची और बैठते ही ऊंची आवाज में कहा, अंश। कुछ ही सेकंड में अंश अंदर आया। हाँ, शिवाय। शिवाय ने लैपटॉप खोलते हुए कठोर आवाज में पूछा, अभी तक डिजाइनिंग की एक भी रिपोर्ट मेरे पास क्यों नहीं आई? अंश कुछ पल उसे देखता रहा। उसे समझ आ रहा था कि शिवाय का गुस्सा रिपोर्ट पर नहीं है। फिर भी उसने प्रोफेशनल टोन में कहा, मैं अभी एम्स काशवी को रिपोर्ट सबमिट करने को कहता हूँ। अंश मुड़ने लगा। रुको। शिवाय ने उसे रोक लिया। उसे कहो, रिपोर्ट लेकर खुद मेरे पास आए। अंश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसने तुरंत अपना चेहरा सीरियस कर लिया। ओके। अंश बाहर चला गया। कुछ देर बाद काशवी अपने रूम में बैठी डिजाइन फाइल्स चेक कर रही थी। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, एम्स काशवी, मिस्टर सिंघानिया नीड्स द डिजाइनिंग रिपोर्ट, प्लीज सबमिट इट पर्सनली। काशवी की उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गईं। उसने कुछ पल स्क्रीन को देखा, फिर एक गहरी सांस ली। प्रोफेशनल रहना है, वह खुद से बोली। उसने रिपोर्ट की फाइल उठाए और शिवाय के कैबिन की तरफ बढ़ गई। दरवाजे तक पहुंचकर उसने हल्का सा नॉक किया। कम इन।
काशवी ने दरवाजा खोला। शिवाय अपनी डेस्क पर बैठा हुआ था। उसने नजर उठाई और उसकी आंखें काशवी पर जाकर रुक गईं। कुछ पल के लिए दोनों के बीच कोई आवाज नहीं थी। काशवी धीरे धीरे उसके सामने आए और फाइल टेबल पर रख दी। रिपोर्ट। शिवाय ने फाइल की तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजर सिर्फ काशवी के चेहरे पर थी। काशवी ने भी अनजाने में उसकी तरफ देखा और फिर वक्त जैसे सच में रुक गया। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। उस पल न कोई ऑफिस था, न कोई प्रोजेक्ट, न कोई एम्प्लॉय, न कोई बॉस, बस शिवाय और काशवी। 2 साल की दूरी जैसे उन कुछ सेकंडों में खत्म हो गई। काशवी की आंखों में अनगिनत सवाल थे। तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? क्या तुम्हें भी उतना ही दर्द हुआ जितना मुझे? वह सब कुछ पूछना चाहती थी, जी भरकर बात करना चाहती थी, कहना चाहती थी कि उसने इन 2 सालों में उसे हर दिन याद किया था। लेकिन उसके होंठ खामोश रहे। शिवाय की आंखों में भी वही बेचैनी थी। वह कहना चाहता था, काशवी, मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं। हर रात तुम्हारी याद आई। हर बार तुम्हें कॉल करने के लिए फोन उठाया, लेकिन खुद को रोक लिया। वह पूछना चाहता था, क्या तुम आज भी मुझे चाहती हो? लेकिन उसके अंदर का डर उसे रोक रहा था। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया की आवाज बंद हो गई हो। काशवी की आंखों में हल्की नमी आ गई। शिवाय की नजर उस नमी पर पड़ी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह अनजाने में चेयर से उठ गया। एक कदम, फिर दूसरा कदम। वह काशवी के थोड़ा करीब आ गया। काशवी ने पीछे हटने की कोशिश नहीं की। दोनों के बीच अब बस कुछ कदमों का फासला था। शिवाय ने धीमी आवाज में कहा, काशवी। सिर्फ उसका नाम, और काशवी की आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर ठहर गया। उसने तुरंत नजरें झुका ली, क्योंकि अगर उसने एक पल और उसकी आंखों में देखा, तो शायद वह खुद को रोक नहीं पाएगी। शिवाय का हाथ अनजाने में आगे बढ़ा, लेकिन बीच में ही रुक गया। वह उसे छूना चाहता था, उसका आंसू पोंछना चाहता था, उसे अपने पास खींचकर कहना चाहता था कि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। लेकिन 2 साल की दूरी ने उसके हाथों को रोक दिया। काशवी ने भी उसकी तरफ देखा। दोनों फिर एक दूसरे की आंखों में खो गए। इस बार उनकी आंखें ही बातें कर रही थीं, बिना शब्दों के, बिना आवाज के। दोनों एक दूसरे से जी भरकर बात करना चाहते थे, लेकिन दोनों के बीच खड़ी थी वो वजह, जिसने 2 साल पहले उनके प्यार को अधूरा छोड़ दिया था। 2 साल तक उसने जिस लड़की की आवाज सुनने के लिए तरसा था, आज वही उसके सामने खड़ी थी। इतनी करीब कि वह उसकी आंखों में छिपा दर्द साफ देख सकता था। काशवी ने धीरे से अपनी नजरें झुका ली, लेकिन उसके आंसू छिप नहीं पाए। शिवाय ने कांपती आवाज में पूछा, तुम ठीक हो? काशवी ने होंठ खोले, लेकिन आवाज नहीं निकली। कुछ सेकंड बाद उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ। लेकिन तभी शिवाय की आंखों के सामने अचानक 2 साल पुराना वह हादसा घूम गया। एक पल पहले तक उसकी आंखों में जो नरमी थी, वह अचानक गायब हो गई। उसके चेहरे पर दर्द की जगह कठोरता आ गई। उसे याद आया कि इन 2 सालों में उसने खुद से कितनी बार कहा था, काशवी से दूर रहना ही सही है। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की और खुद को संभाल लिया। अभी कुछ सेकंड पहले जो इंसान उसके सामने खड़ा होकर उसकी आंखों में खो गया था, वही शिवाय अगले ही पल पूरी तरह प्रोफेशनल बन चुका था। उसने एक कदम पीछे लिया। काशवी ने उसकी आंखों में आया बदलाव साफ महसूस किया। वह कुछ समझ पाती उससे पहले शिवाय ने ठंडी आवाज में कहा, रिपोर्ट कहाँ है? काशवी कुछ पल उसे देखती रही। यही है। उसने फाइल की तरफ इशारा किया। शिवाय ने फाइल उठाए और उसे पलटते हुए रूखे अंदाज में बोला, आपने इसे चेक किया है? जी, प्रॉपर्ली। काशवी की आंखों में हल्की चोट उभरी। हाँ, शिवाय ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। काशवी ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल पहले उसकी आंखों में जो भाव थे, क्या वह उसका भ्रम था? क्या सच में शिवाय ने उसे उसी तरह देखा था, या वह सिर्फ उसका दिल था, जो 2 साल बाद भी उसी इंसान को ढूंढ रहा था? उसने खुद को संभाला। आपको कोई प्रॉब्लम मिले तो बता दीजिएगा, मैं करेक्ट कर दूंगी। शिवाय ने फाइल बंद की। मुझे प्रॉब्लम पसंद नहीं है, एम्स। काशवी। उसका लहजा बेहद सख्त था। काशवी ने धीरे से पूछा, और अगर प्रॉब्लम किसी मिस्टेक की वजह से नहीं हो तो? शिवाय की उंगलियां फाइल पर रुक गईं। कुछ पल के लिए उसकी आंखें फिर काशवी से मिली। उस सवाल के पीछे छिपा मतलब वह समझ गया था, लेकिन उसने अपना चेहरा कठोर बनाए रखा। ऑफिस में पर्सनल बातें करने की आदत मेरी नहीं है। काशवी के दिल पर जैसे किसी ने चोट कर दी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने भी पर्सनल बात नहीं की, मिस्टर
सिंघानिया। शिवाय चुप रहा। काशवी ने फाइल से अपना दूसरा डॉक्यूमेंट उठाया। ये बाकी डिटेल्स हैं। अगर आपको और कुछ चाहिए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। वह मुड़कर जाने लगी। शिवाय की नजर अनजाने में उसकी तरफ चली गई। उसका दिल चीख रहा था, रुक जाओ काशवी, लेकिन होठों ने कुछ नहीं कहा। काशवी दरवाजे तक पहुंची। उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। शिवाय अपनी फाइल में नजरें गड़ाए बैठा था। वह धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। दरवाजा बंद होते ही शिवाय ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसकी सांस भारी हो गई। मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसकी आवाज कांप गई। अगर मैं फिर से तुम्हारे करीब आया। उसने आंखें खोली। उनमें दर्द साफ था। तो शायद इस बार मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। उधर कॉरिडोर में काशवी भी दीवार के पास कुछ पल के लिए रुक गई। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही थी शिवाय, उसने खुद से कहा, लेकिन तुम्हारे शब्द। उसकी आंखों में फिर नमी आ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे आज भी तुमसे दूर कर रहे हैं। काशवी शिवाय के केबिन से बाहर निकलकर कुछ कदम ही आगे बढ़ी थी कि सामने से रुद्राक्ष आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही काशवी के कदम अचानक रुक गए। 2 साल, पूरे 2 साल बाद किसी अपने को देखकर उसके अंदर दबे हुए सारे जज्बात अचानक बाहर आने लगे। रुद्राक्ष ने जैसे ही उसे देखा, वह भी एक पल के लिए ठिठक गया। काशू, बस इतना सुनना था। काशवी खुद को रोक नहीं पाई। वह तेजी से आगे बढ़ी और सीधे रुद्राक्ष के गले लग गई। रुद्राक्ष कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद काशवी उसे इस तरह गले लगाएगी। फिर उसने धीरे से अपनी बाहें उसके चारों तरफ रख दी। काशवी उसके सीने से लगी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। रुद्राक्ष ने उसके सिर पर हाथ रखा। क्या हुआ काशू? काशवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके आंसू रुद्राक्ष की शर्ट को भिगो रहे थे। रुद्राक्ष ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, इतना क्यों रो रही हो? काशवी ने खुद को थोड़ा पीछे किया और अपने आंसू पोंछने लगी। लेकिन उसकी आंखों में जमा दर्द छुप नहीं पाया। रुद्राक्ष कुछ पल उसे देखता रहा। फिर बहुत प्यार से बोला, काशू, तुम्हारे और भाई के बीच आखिर ऐसा क्या हो गया? काशवी ने नजरें झुका ली। रुद्राक्ष की आवाज में शिकायत कम और अपनापन ज्यादा था। तुम दोनों बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे। वह हल्का सा मुस्कुराया। हम सबको पता था कि एक दिन तुम दोनों की शादी होगी। हम तो बचपन से तुम्हें अपनी भाभी मानते थे। काशवी की आंखों से फिर एक आंसू निकल गया। रुद्राक्ष ने उसे देखा और धीरे से कहा, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों ने अपने उस प्यार को ही भूलने की कोशिश शुरू कर दी? काशवी चुप रही। रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखते हुए आगे कहा, और हमारा क्या? उसकी आवाज में इस बार हल्की शिकायत थी। हम तो तुम्हारे दोस्त थे ना? काशवी ने धीरे से उसकी तरफ देखा। तुमने हमें भी कुछ नहीं बताया, बस अचानक गायब हो गई। रुद्राक्ष की आंखें भी थोड़ी नम हो गईं। 2 साल तक हमें पता तक नहीं चला कि तुम कहाँ हो, कैसी हो। वह कुछ पल रुका। तुम्हें अंदाजा है हमने तुम्हें कितना ढूंढा था? काशवी के होंठ कांपने लगे। रुद्राक्ष, मैं, लेकिन आगे शब्द नहीं निकले। रुद्राक्ष ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, उसने शांत आवाज में कहा, आज मैं तुमसे कोई जवाब जबरदस्ती नहीं मांगूंगा। काशवी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रुद्राक्ष हल्का सा मुस्कुराया। जब तुम्हारा दिल तैयार होगा तब खुद बता देना। फिर उसने प्यार से कहा, लेकिन एक बात याद रखना, तुम चाहे जितने साल हमसे दूर रहो, हमारे लिए तुम वही काशू रहोगी। काशवी की आंखें भर आईं। तुम सब मुझे भूल गए होगे। पागल हो क्या? रुद्राक्ष ने तुरंत कहा, भूलना होता तो आज तुम्हें देखते ही मैं तुम्हें पहचानता क्यों? काशवी हल्का सा मुस्कुरा दी। रुद्राक्ष ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, और हाँ, उसने शरारती अंदाज में कहा, एक बात तो बताओ, क्या तुम अभी भाई के कैबिन से निकलकर इतनी उदास क्यों आए हो? काशवी का चेहरा तुरंत उतर गया। रुद्राक्ष उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश करने लगा। अब उसकी आवाज बिल्कुल गंभीर थी। भाई ने फिर तुम्हें हर्ट किया? काशवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी ही रुद्राक्ष के लिए जवाब बन गई। उसने मन ही मन सोचा, भाई, आखिर ऐसा क्या हुआ था 2 साल पहले, जिसकी वजह से तुम दोनों आज भी एक दूसरे से प्यार करते हुए भी दूर हो? रुद्राक्ष ने काशवी के सामने अपना हाथ बढ़ाया। चलो। कहाँ? मेरे कैबिन में। क्यों? क्योंकि आज तुम्हें अकेले रोने नहीं दूंगा। काशवी ने उसकी तरफ देखा। फिर पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी सच्ची मुस्कान आई, और दोनों धीरे धीरे रुद्राक्ष के कैबिन की तरफ बढ़ गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था, कुछ दूर खड़ा अंश उनकी पूरी बातचीत देख चुका था, और अब उसे यकीन हो चुका था, काशवी और शिवाय के बीच सिर्फ नाराजगी नहीं थी,
उनके बीच कोई बहुत बड़ा राज था।